सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे सवाल जो हमसे जेईई मेन 2020 में पूछे गए थे। टोटल आपको 32 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और वो सारे सवाल हम लोग आज इसी सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, चाहे वो 2020 हो, और हमने कंप्लीट 2021 का सोल्यूशन भी अपलोड किया चैप्टर वाइज। सभी का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और अगर इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज भी करना है कम समय में, तो ये आपको 6 पार्ट में वीडियो अपलोडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपका एटॉमिक फिजिक्स है, सेकंड पार्ट में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, थर्ड में डुअल नेचर है, फोर्थ में रेडियो एक्टिविटी, देन न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड एट लास्ट यू हैव एक्स रेज। ठीक है, ये 6 का लिंक इस पीडीएफ में भी है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे 2020 में पूछा गया था। ये सवाल हमसे क्या कहता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेटस 9 रेडबर्ग्स। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपको लेकिन पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि आप पहले इस क्वेश्चन पीडीएफ को, ये जो आपका क्वेश्चन पीडीएफ है ये भी आपको मिलेगा नीचे, आप पहले इसको डाउनलोड करें और खुद से सारे सवालों को सॉल्व करें। उसके बाद आके आप सॉल्यूशंस को ज़रूर से देखें। ठीक है, तो हमसे कहता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेटस 9 रेडबर्ग्स। तो आपके पास एक इक्वेशन होता है 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये जो R होता है ना, दिस इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इस R की अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है दैट इज योर 10⁷ मीटर इनवर्स। दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। लेकिन हमें सवाल में क्या बोलता है कि हाइड्रोजन लाइक आयन को, लाइक आयन है यानी कि Z की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, उसे आयोनाइज करने में राइट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट 9 रेडबर्ग्स एनर्जी लगता है। राइट, तो यहाँ पे ये जो रेडबर्ग्स है ना, दिस इज योर RY, दिस इज योर RY। ठीक है, ये आपका रेडबर्ग्स एनर्जी है। एनर्जी का एक और यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे रेडबर्ग्स, एंड दिस इज योर नथिंग बट HC × R। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ यहाँ पे अगर HC से मल्टीप्लाई कर दे, इफ आई मल्टीप्लाई HC ऑन बोथ द साइड्स, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगा एनर्जी, दिस इज इक्वल टू HCR विच इज योर RYZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोलता है कि एनर्जी जो यूज हुआ है दैट इज योर 9 रेडबर्ग्स, दिस इज योर 9 टाइम्स RY इज इक्वल टू RYZ², और आयोनाइज किया गया, यानी कि जो N1 है वो तो 1 ही होगा और जो आपका N2 है वो इन्फिनिटी है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर RY आपका कट जाएगा और Z जो है आपका 3 आने वाला है। ठीक है, हमें Z की वैल्यू पता चल गई। अब हमसे कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन the electron in this ion jumps from second excited state to the ground state। अब इस सिचुएशन में N1 की वैल्यू तो 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि 3। इस केस में हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है और वो भी नैनोमीटर के टर्म्स में। तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू योर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब इस केस में हमें लैम्डा को सॉल्व करना, यहाँ पे R आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10⁷ है। सो 1/λ दिस इज योर R, Z आपका 3 था तो उसका स्क्वायर किया तो ये 9 है। यहाँ पे आपका N1 का वैल्यू 1 है माइनस N2 के वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा। सो हियर यू हैव 1/λ इज इक्वल टू 9 × R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/9 इज नथिंग बट 8/9। तो आपका यहाँ से 9 और 9 खत्म हो गया और आपके पास लैम्डा जो है दैट इज योर 1/8R, दिस इज योर 1/8 × 10⁻7। ठीक है, विच इज 100 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 8। राइट, सो 10⁻⁻9 से आपका ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर 100/8 नैनोमीटर। और हमसे जो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, 100/8 जो है वो आपको 12 के आसपास है और जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है दैट इज 11.4। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर।
तो आप देख सकते हैं हमें एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है, ये भी हमारे रिविजन नोट्स में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में हमसे कहता है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। एटम आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, is this much. The frequency of revolution of electron in its first excited state is going to be how much. अब ये रिलेशन भी हमारे उस वीडियो में है, नोट्स में भी है, तो ज़रूर से आप उन 6 वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो आपको होता है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n³ बाई z²। ठीक है, इस सवाल में तो हमें z की वैल्यू 1 है, तो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू n³। यही रिलेशन हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू n1/n2 का होल क्यूब। ठीक है, T1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दिस इज योर 1.6 इंटू 10⁻⁻16, राइट। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में F2 पूछ रहा है विच इज़ नथिंग बट 1/T2। सो 1/T2 को हम यहाँ पे डायरेक्टली F2 ही लिख देते हैं ना, है कि नहीं, F2 ही लिख देते हैं। सही है सर, दिस इज इक्वल टू n1/n2। n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, और n2 कितना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी 2 है, तो ये आपको क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं F2 की जो वैल्यू आ रही दैट इज योर 1/8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। अगर 10⁻⁻16 को आप ऊपर ले जाओ तो आप उसे लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1.4, 8 इंटू 1.4। और आप इस वाले चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आने वाला है 7.8। आप इसे रफली भी देख सकते हैं, ये आपको आ ही जाएगा। सो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सवाल में हमसे क्या कहता है, सवाल में हमसे कहता है इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th लेवल टू nth लेवल। अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है 1 से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ठीक है, तो हमारे पास 1/λ वाला इक्वेशन है, सो 1/λ इज इक्वल टू r z²। z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन है, सो 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको c/λ ही फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट rc 1/n1² माइनस 1/n2²। अब हमें यहाँ पे जो जंप हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो आपका n+1th से nth हो रहा है, तो n1 की वैल्यू n हो जाएगी और n2 की वैल्यू हायर ऑर्बिट होगा तो n+1, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर हो गया ये। अब आपको बस इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है। आप यहाँ पे इसे एलसीएम ले ले इस तरीके से, तो ऊपर में यहाँ पे होगा n+1 का होल स्क्वायर विच इज़ n² + 1 + 2n माइनस दिस इज़ योर n²। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका n² से तो n² ख़त्म हो गया, दिस इज़ योर rc मल्टीप्लाइड बाई 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई n² n+1 का होल स्क्वायर। अब हमें सवाल में ये गिवन चीज़ है कि n जो है वो बहुत बड़ी है 1 से, यानी n के सामने आप 1 को अब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर rc मल्टीप्लाइड बाई 2n डिवाइडेड बाई ये भी n² और ये वाला 1 भी उड़ा दिया तो n² ही बचेगा। तो आप देख सकते हैं एक n तो आपका कट जाएगा, सो नीचे बचेगा n³। सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक एकदम? चलिए शानदार, शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बामर सीरीज है। अब ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन सा आता है, राइट? लाइमन, बामर, पास्चन एंड ऑल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 6561 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द बामर सीरीज इज व्हाट? ठीक, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट मेंबर का क्या मतलब है? फर्स्ट मेंबर का मतलब है कि जंप कहाँ से कहाँ हुआ होगा इलेक्ट्रॉन?
लाइमन बामर, तो आपका 3 से 2 राइट। और सेकेंड मेंबर बामर में जो आपका सेकेंड मेंबर होगा दैट इज जंप फ्रॉम 4 to 2। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम इक्वेशन वही इस्तेमाल करेंगे दैट इज 1/λ इज इक्वल टू, और हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सो पहले सिचुएशन के लिए राइट, फर्स्ट मेंबर के लिए वेवलेंथ को λ1 अगर पकड़ लिया, सो λ1 राइट 1/n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 की n2 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको आ जाएगा 1/λ1 r इंटू दिस इज गोइंग टू बी 5/36 राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो राइट। अब सेकेंड मेंबर के लिए वेवलेंथ λ2 मान लेते हैं, सो 1/λ2 इज इक्वल टू दिस इज योर r 1/n1 की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 4, और n2 की वैल्यू 4 होगी तो 4 का स्क्वायर 16, सो दिस इज योर r इंटू 3 डिवाइड बाई 16, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 - 1 3 आने वाला है, सो दिस इज योर 1/λ2 इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/λ1 डिवाइड बाई 1/λ2 इज इक्वल टू 5r/36 डिवाइडेड बाई 3r/16। तो यहाँ से आप देखिए ये आपको हो जाएगा λ2/λ1 इज इक्वल टू r से r आपका खत्म हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 × 16 डिवाइड बाई 3 × 36, सो ये 4 और ये हो जाएगा आपको 4 9 राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो λ2 आने वाला है दैट इज λ1 इंटू दिस वन, और λ1 की वैल्यू 6561 एंगस्ट्रॉम है, तो λ1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 6561, हाँ थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 6561 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर 5 × 4 विच इज नथिंग बट 20 डिवाइडेड बाई 3 × 9। अब आपको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 6561 अपॉन 3 × 9 आप इसको परफेक्टली डिवाइड कर पाएंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आपको ओवरऑल वैल्यू निकल के आने वाली है 4860 एंगस्ट्रॉम, और हमें आंसर पूछा गया है नैनोमीटर में, सो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 486 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर भराएगा 486, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए लेट्स सी दी 5th क्वेश्चन। सवाल में हमसे बोलता है अ पार्टिकल ऑफ मास 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस डेटा को देख के घबराए ना, एनर्जी आपका होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सो M का वैल्यू आप लिख सकते हो E/c स्क्वायर, तो E के कारण से यूनिट आया है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और C स्क्वायर का C स्क्वायर है, तो मास को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास दिस मच कोलाइड्स विद अ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, तो ये आपका पार्टिकल हो गया, इसका मास स्मॉल m है और इसकी कुछ स्पीड रही होगी u, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये अभी रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन हमसे कहता है पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाता है, तो पार्टिकल का स्पीड तो हो गया आपको 0, v1 इज इक्वल टू 0, और हाइड्रोजन एटम के पास डेफिनेटली कुछ स्पीड आया होगा, उसको v मान लेते हैं राइट। एट द सेम टाइम इसके पास स्पीड भी आया है और इट गेट्स एक्साइटेड टू फर्स्ट स्टेट, ठीक है। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज n/4 and that too in electrovolt. The value of n is what? Given the mass of hydrogen atom to be 1 GeV/c square. अब समझिएगा बात को, हमने पार्टिकल के मास को m माना है और m क्या है, दैट इज योर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट c स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका मास कैपिटल m है, तो कैपिटल m हमें दे रखा है 1 गीगा है ना, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप गीगा को लिख सकते हो 1000 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। गीगा होता है 10⁹, मेगा होता है 10⁶, तो इसमें से 1000 निकाला तो ये मेगा में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ना कि अगर हमने 200 को स्मॉल m माना है तो 1000 को 5 टाइप्स m मानना पड़ेगा, तो इसका मास बेसिकली 5m है, इसका मास जो है बेसिकली 5m है, ठीक है। अच्छा
तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन से हम एक बात तो लिख सकते हैं कि शुरुआत में जो मोमेंटम है राइट सिस्टम का, वो सिर्फ इसके कारण है, सिर्फ इसके कारण है, यानी कि m इंटू यू। और बाद में जो मोमेंटम है सिस्टम का वो सिर्फ इसके कारण है, दैट इज योर कैपिटल M इंटू वी राइट, यानी कि m इंटू यू इज इक्वल टू 5 टाइम्स m इंटू वी राइट। अच्छा है, अब दूसरा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है राइट, या फिर जो टोटल एनर्जी है वो आपको होगा हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन आप हाफ एम वी स्क्वायर को एक और तरीके से लिख सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ पता है कि आप हाफ एम वी स्क्वायर को पी स्क्वायर अपॉन 2m से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत में सिस्टम का एनर्जी इतना है, बाद में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इतना है, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखना होगा। इस हाइड्रोजन एटम ने दो तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, एक तो वेलोसिटी के टर्म्स में और एक उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया था, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया था। आप समझिएगा, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होता है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे 10.2 इनका जो डिफरेंस है उतना एनर्जी गेन करना पड़ा होगा। तो ये हो गया 10.2, सब तरफ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अज्यूम कर रहे हैं। तो ये हुआ आपको एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन। अब व्हाट इज के आई, दिस इज योर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी राइट। तो भैया मोमेंटम तो दोनों तरफ सेम ही है, अगर ये वाला पी है तो ये भी पी ही है राइट। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2 इंटू, लेकिन मास जो है इसका दैट इज 5 इंटू एम, मास जो है इसका 5 इंटू एम है प्लस 10.2, सही है, बढ़िया। तो ये आपको हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m राइट, 2m इस वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं। तो आप जब पी स्क्वायर बाई 2m कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/5 यहाँ पे बचेगा, दिस इज योर 10.2। सो दिस इज योर पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू 10.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4। और हमसे यही चीज़ पूछा गया है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल राइट। तो हमसे यही पूछा गया है के आई, और 10.2 इंटू 5 आपको होता है 51 और 51/4 आ रहा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, n/4 है यानी n की वैल्यू 51 है, 51। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने सवाल को क्रैक किया, लेकिन सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल में हमसे कहता है इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, difference between the largest and shortest wavelength of Lyman series is 304 angstrom. The corresponding difference of the Paschen series in angstrom is how much? ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइमन सीरीज की, लाइमन, और इसमें हमसे क्या बोलता है, ध्यान से सवाल को समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब लाइमन सीरीज में जो आपका लार्जेस्ट वेवलेंथ है, लैम्डा 1 पकड़ लिए इसको, ये लार्जेस्ट वेवलेंथ कब होगा, लार्जेस्ट वेवलेंथ आपको तब होगा जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। समझिएगा, एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो अगर आपको वेवलेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको एनर्जी सबसे कम होना चाहिए। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम का मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज, यानी 2 to 1 आपका इलेक्ट्रॉन जंप होना है, और स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट जो भी है, इसको लैम्डा 2 बोला वेवलेंथ को, तो ये आपको हो जाएगा इन्फिनिटी टू 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं लैम्डा 1 के लिए, समझिएगा बात को। सो 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर, और ये हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो लार्जेस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ पे देखिए आप 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये आपको आ रहा है 3r/4, यानी कि लैम्डा 1 की वैल्यू है 4/3r, ठीक है। इसको डाल देते हैं डब्बे में, बढ़िया है सर। अब लिखते हैं इक्वेशन लैम्डा 2 के लिए। सो 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू r, इन्फिनिटी से 1 पे आना है तो 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, राइट। तो इसको फिलहाल आप समझ सकते हैं, ये आपको 0 आने वाला है,
राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो लैम्डा 2 है दैट इज नथिंग बट 1/r। अब हमें बोलता है कि इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है दैट इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 विच इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाई 3r माइनस 1/r। ये जो डिफरेंस है यही है आपको 304। So 304 is equal to nothing but 4/3r minus 1/r which is how much? This is going to be 1/3r। ठीक है, तो यहां से अब इसको ऐसे रहने दो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन दैट इज योर पास्चन, PAS चेन। ठीक है, अब लाइमन बार्मर पास्चन, राइट। तो पास्चन में अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट कब होगा, इसको बोल दो लैम्डा 1 प्राइम। सो इस केस में जो आपका लार्जेस्ट होगा वो कहां से कहां होगा, वो आपको होगा 4 से 3 जब जंप होगा, 4 से 3, राइट। लाइमन बार्मर पास्चन है तो यहाँ पे 4 से 3 पे आता है, 5 से 3 पे आता है, 6 से 3 पे आता है। और जो आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा, जो आपका यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा विच इज़ योर लैम्डा 2 प्राइम, वो तब होगा जब आपको जंप हो रहा होगा इन्फिनिटी से 3 पे। तो यहाँ पे हम 1 बाई लैम्डा 1 प्राइम का इक्वेशन लिख सकते हैं r, राइट। यहाँ पे n1 की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर 9, ये आपको हो जाएगा 16। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बाई लैम्डा 1 प्राइम इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 9 इंटू 16। यानी आपका लैम्डा 1 प्राइम जो है, यहाँ से आप देखिए आपका जो लैम्डा 1 प्राइम आ रहा है दैट इज़ योर 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r। अब उसी तरीके से लैम्डा 2 प्राइम भी लिख लीजिए। सो 1 बाई लैम्डा 2 प्राइम इज इक्वल टू r, और n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो 1/9 माइनस 0 क्योंकि इन्फिनिटी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो लैम्डा 2 प्राइम आ रहा है दैट इज़ योर 9/r। हमें इनका डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में, यानी कि हमसे लैम्डा 1 प्राइम माइनस लैम्डा 2 प्राइम पूछ रहा है, यानी कि 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7r माइनस 9/r पूछ रहा है। सो दिस इज़ योर हाउ मच, दिस इज़ योर 9/r, और ये हो जाएगा 16/7 माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ से आपका आ रहा है ये लैम्डा 1 प्राइम माइनस लैम्डा 2 प्राइम इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी योर 9/r मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज गोइंग टू बी योर 9/7। ठीक है, अच्छा है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा लैम्डा 1 प्राइम माइनस लैम्डा 2 प्राइम डिवाइडेड बाई 304 इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 7r, राइट, होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3r, राइट। तो ये आपका हो जाएगा r से r खत्म। दिस इज योर 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से आप देखिए हमें जो क्वेश्चन में लैम्डा 1 प्राइम माइनस लैम्डा 2 प्राइम पूछा गया है, दिस इज 304, राइट। ये स्क्वायर नहीं है, ये प्राइम है। 304 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू विच इज योर 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इसे आपको बड़े ही प्रिसाइज तरीके से सॉल्व करना होगा, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व दिस आपको जो आंसर है वो दो डेसिमल प्लेसेस तक उस वाले पेपर में लिखना था। ऑब्वियसली आपको इंस्ट्रक्शंस आप जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही मेंशन था। सो द आंसर वाज 10553.14। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a can be estimated by the formula this much. It follows that the mass density is of the order. हमसे ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर वाले सवाल जो है थोड़े से आसान होते हैं, और यहाँ पे सारे ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो अप्रॉक्सीमेशन से आंसर आ जाएगा बड़ा इजीली। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास देखिए कैसे लिखेंगे, मास कैसे लिखोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास नंबर a दिया हुआ है, और हमें सवाल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही मास इतना दिया हुआ है, तो मास नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, इस वाले टर्म का क्यूब, यानी कि 1.3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 45 इंटू a।
तो यहाँ पे आपका ए से ए जो है वो तो खत्म हो गया, सो डेंसिटी इज इक्वल टू 3 को ऊपर ले जाइए, 3 इंटू 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 45 ऊपर जाएगा तो प्लस 45 यानी कि 10 टू द पावर 18 बन जाएगा, होल डिवाइड बाई दिस इज योर 4 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69 और एक और 1.3 बच रहा है। अब हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है, यहीं से आपको दिख सकता है ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में आपको 3 है और नीचे में जो वैल्यूज़ है वो 3 से थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। तो ओवरऑल ये जो टर्म होगा वो आपको 1 से छोटा होगा, तो आपको जो ऑर्डर आने वाला है वो 10 टू द पावर 17 का ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 18 है और ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग रेडियो एक्टिविटी के सवाल सब यहाँ पे देख रहे हैं। सवाल में हमसे कहता है इन अ रेडियो एक्टिव मटीरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटीरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी इज 9/16। अब हमारे पास इक्वेशन होता है n इज इक्वल टू n नॉट, n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और n बाई n नॉट ही आपको होगा क्या चीज़, फ्रैक्शन ऑफ मटीरियल रिमेनिंग, राइट। सो हम यहाँ पे सिंपली इसको लिख देते हैं n बाई n नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं। टाइम t पे हमसे कहता है n बाई n नॉट की वैल्यू है 9/16, सो 9/16 इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और जब टाइम t बाई 2 था तब हमसे वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, मान लेते वो फ्रैक्शन जो है वो f है, सो f इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा t बाई 2। तो आप ध्यान से अगर देखें तो आप इससे क्या लिख सकते थे, ई टू द पावर लैम्डा t पावर 1/2, और ई टू द पावर माइनस लैम्डा t की वैल्यू कुछ नहीं 9/16 थी, सो 9/16 की पावर हाफ विच इज नथिंग बट 3/4। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 700 to 500 in 30 minutes, इट्स हाफ लाइफ इज क्लोज टू। अब हमसे सवाल में ना क्लोज टू आंसर पूछ रहा है, राइट। अब एक्टिविटी मतलब क्या, एक्टिविटी के लिए भी आपका इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, a इज इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस हालांकि ये अभी जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करेंगे वो भी आपको मेंशन्ड है हमारे नोट्स में, बट स्टिल आपके लिए यहाँ पे दोबारा से ड्राइव करा देते हैं। ई टू द पावर माइनस लैम्डा को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, log 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपको होता है हाफ लाइफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ पे सिर्फ t ही लिखते हैं, आप समझ जाइएगा कि t जो है बेसिकली वही आपका हाफ लाइफ है। अच्छा सर, सो a इज इक्वल टू a नॉट, ये आपको हो जाएगा e, और ये जो माइनस t बाई कैपिटल T है उसको log के अंदर ले जाओ, सो log 2 और इसका पावर हो गया माइनस t बाई कैपिटल T। तो आप यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वो प्रॉपर्टी लगाने से आपको दिखेगा कि ये आपको आ रहा है 2 टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T, और रादर आप इसे लिख सकते थे 1/2 होल टू द पावर t बाई कैपिटल T, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, 700 से 500 हो गया, तो a की वैल्यू है 500 और शुरुआत में आपके पास था 700, 1/2 स्मॉल t की वैल्यू है 30 मिनट्स और ये आपका कैपिटल T है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दोनों जो जीरो है वो खत्म हो जाएगा, ये आपके सामने आ रहा है 5/7 इज इक्वल टू हाफ होल टू द पावर 30 डिवाइड बाई कैपिटल T। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 5/7 है। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपको 1/√2 होता है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1/1.4, राइट। और अगर डेसिमल को ऊपर भेज दो तो 10/14 यानी कि 5/7। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि हम 5/7 को 1/√2 लिख सकते थे, मतलब कि 1/2 टू द पावर 1/2, दिस इज 1/2 टू द पावर 30 बाई कैपिटल T। कंपेयरिंग यू कैन सी दैट 30 बाई कैपिटल T इज नथिंग बट 1/2, यानी कि T की वैल्यू जो है वो आपको 60 के आसपास आ रही है, और 60 से जो क्लोजेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है 62, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सवाल में हमसे कहता है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिकेज बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। शुरुआत में वो A था तो वो B में भी कन्वर्ट हो रहा है और वो C में भी कन्वर्ट हो रहा है।
द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज t सेकेंड्स। तो इस वाले केस में जो हाफ लाइफ है वो आपको 10 सेकेंड्स है, और इस वाले में जो हाफ लाइफ है वो आपको कहता है कि 100 सेकेंड्स है। द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस इज क्लोज टू, तो ये हमने अपने थ्योरी में, अपने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा हुआ होता है कि अगर पहले वाले केस में जो आपको डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा 1 है, और दूसरे में अगर लैम्डा 2 है, तो जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट होता है दैट इज सिंपली लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। और डीके कांस्टेंट का रिलेशन हाफ लाइफ से होता है, यह आपको होता है log 2 अपॉन इफेक्टिव हाफ लाइफ इज इक्वल टू log 2 अपॉन t1 प्लस log 2 अपॉन t2। तो देखने में ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपके सामने वो पैरेलल रेजिस्टर वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। सो टी इफेक्टिव इज इक्वल टू t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, 10 और 100 है, सो 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 100 विच इज योर 110। यहाँ से आपका एक एक जीरो खत्म हो जाएगा, सो 100 बाई 11 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 9 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल में हमसे कहता है activities of 3 radioactive substances A, B and C are represented by the curves A, B, C in the figure। यहाँ पे R जो है ना वही एक्टिविटी है बेसिकली, ठीक है। Then their half lives will be in the ratio what। अब सबसे पहले आप अगर इक्वेशन देखें तो जनरली हम A इज इक्वल टू ए नॉट लिखते हैं, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आर नॉट लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन हमें log r वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए, तो दोनों तरफ log अगर ले लो तो ये आपको हो जाता है log r इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा log r नॉट माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे हमने log की प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई है, log a b इज इक्वल टू log a प्लस b, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया है log r इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log r नॉट। तो log r नॉट तो आपको हो गया है इंटरसेप्ट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, और t का जो कोएफिशिएंट है लैम्डा, तो लैम्डा बेसिकली आपका स्लोप हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो स्लोप होगा इस कर्व में, स्लोप को अगर हम m से डिनोट करें तो स्लोप इज इक्वल टू लैम्डा बेसिकली, राइट, और स्लोप इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। यानी जो आपका स्लोप है और रादर जो आपका टाइम पीरियड है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नॉट टाइम पीरियड, आपका जो हाफ लाइफ है, इसे हाफ लाइफ बोल दीजिए यहाँ पे, जो आपका हाफ लाइफ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्लोप के। इतना अगर यहाँ पे समझ में आ गया है तो आपको बस अब स्लोप निकालना है। तो ए वाला जो कर्व है एम ए, स्लोप ऑफ ए इज व्हाट, स्लोप आपको होगा y बाई एक्स, तो इसका y है 6 और इसका x है 10, सो 6 बाई 10 और रादर 3 बाई 5। अगर हम बात करें यहाँ पे स्लोप ऑफ b तो आपको हो जाएगा 6 अपॉन 5, 6 बाई 5। और अगर हम लोग बात करें a की स्लोप ऑफ c, राइट, स्लोप ऑफ c, तो ये आपको हो जाएगा 2 बाई 5, दिस इज योर 2 बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाफ लाइफ का रेशियो होगा, राइट, वो आपको 1 बाई m इस टू आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स करना पड़ेगा। ओके, सो 1 बाई एम ए इज टू 1 बाई एम बी इज टू 1 बाई एम सी, इम्प्लाइज 1 बाई एम ए यानी कि 5 बाई 3, सो 5 बाई 3 इज टू 5 बाई 6 इज टू 5 बाई 2। तो 5 को हटा दीजिए, सो 1 बाई 3 इज टू 1 बाई 6 इज टू 1 बाई 2, और अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू एंड थ्रू तो ये आपको हो जाएगा 6 बाई 3 विच इज 2, 6 बाई 6 विच इज 1 एंड 6 बाई 2 इज 3। सो 2 इज टू 1 इज टू 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो बेसिक मैथमेटिक्स एंड ग्राफ्स। अच्छा, अब जो आपके कुछ 2-3 सवाल आने वाले हैं, दे आर बेसिकली हाईली कैलकुलेटिव। ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन और खासकर डेसिमल्स के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्या तो आप इसे प्रैक्टिस से इंप्रूव करें या फिर कुछ बच्चे जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स से भी इसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सवाल सिंपल होता है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर टिन, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस मच, न्यूट्रॉन का इतना है और न्यूक्लियस, टिन न्यूक्लियस का इतना है। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा गया, हमसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है।
जहाँ तक बात होती है बाइंडिंग एनर्जी की, दैट इज योर डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर आपका मास एटॉमिक मास यूनिट में है, अगर ये वैल्यू जो है वो AMU में है, तो आप इसे 931, क्योंकि 1 U आपको बोलता है कि इतने एनर्जी के बराबर है, तो आप इसे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स में ही निकल के आएगा। और डेल्टा एम क्या होता है, वो आपको बेसिकली मास डिफेक्ट है। लेकिन ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी। पर न्यूक्लियॉन का मतलब होता है EB/A, वेयर A इज नथिंग बट योर 120। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स टायरिंग टू राइट दिस स्टेप्स अगेन एंड अगेन। तो आप देख सकते हैं जो अभी आपके सामने डिस्कस किया गया था, आपको पहले EB सॉल्व करना होगा, वेयर EB इज इक्वल टू डेल्टा एम इन एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे आप टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ 10 न्यूक्लियस करेंगे इनटू 931। अब Z की वैल्यू आपको सवाल में 50 दे रखा है, राइट। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 120 माइनस 50 विच इज़ योर 70, और ये वाली चीज़ हमको दे रखी है। इसको सॉल्व करने पे 1021 लाना है, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लाने के लिए 1021 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज दिस थिंग, और ये आपको विथ प्रैक्टिस या फिर रिगरस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, बट लेट अस सी द अप्रोच एटलीस्ट। इन अ रिएक्टर 2 kg ऑफ यूरेनियम 235 फ्यूल इज फुल्ली यूज्ड अप इन 30 days। 30 दिन में यूज हो जा रहा है। द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, एक यूरेनियम एटम जब फ्यूजन करता है, उसका जब फ्यूजन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। गिवन दैट द एवोगाड्रो नंबर इज दिस मच पर किलो मोल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मच, द पावर आउटपुट ऑफ द रिएक्टर इज क्लोज टू व्हाट। सबसे पहले हमें यहां पे निकालना होगा कि आपके पास टोटल कितना एटम ऑफ यूरेनियम है। 2 kg का मतलब क्या हो गया, समझिएगा। 2 kg का मतलब क्या हो गया, 2/235 अगर हम करें, 2/235 अगर हम करें तो ये आपको मोल्स नहीं है, ये आपको किलो मोल्स है, क्योंकि ऊपर में 2 kg है, समझ में आ रहा है, और नीचे में आपको ग्राम्स था। सो 2/235 इज किलो मोल्स। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे इससे, विच इज योर एवोगाड्रो नंबर, इसको A लिख दो, Na। सो ये आपको हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 26। ये आपको हो गया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। अब एक यूरेनियम एटम के फिजन से आपको इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी 2/235 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 to the power 26 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू विच इज योर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा मेरा बात। अब ये है आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हम लोग को जो आंसर निकालना है वो भी निकालना है मेगा वॉट में। ये आपको एनर्जी हुआ है, समझिएगा बात को। हमें पावर निकालना है, सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। कितने टाइम में ये टोटल एनर्जी हुआ है, 30 डेज में। तो अब इस पूरे चीज़ को 30 डेज से डिवाइड भी करना होगा, समझिएगा बात को। सो 2 × 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 26 मल्टीप्लाइड बाई 200 होल डिवाइडेड बाई 235 मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज है। सो 30 इंटू, राइट, एक दिन में आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, विच इज योर 24 आवर्स इंटू 60 × 60 विच इज योर 3600, राइट। अच्छा, लेकिन अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। मेगा को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर मेगा वॉट में चाहिए। तो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चक्कर में आप यहाँ पे 1.6 इंटू 10 to the power -19 से भी मल्टीप्लाई कर देना। अब ये पूरा चीज़ आपको मेगा वॉट में ही निकल के आने वाला है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस एंटायर थिंग यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन नंबर सी, क्लोज टू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस, सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th।
यहाँ पे भी रिगरस कैलकुलेशन है। सवाल में हमसे कहता है यू आर गिवन द मास ऑफ लिथियम दिस मच, हीलियम का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है। व्हेन 20 ग्राम ऑफ लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम बाय प्रोटॉन कैप्चर द एनर्जी लिबरेटेड इन किलोवाट आवर इज व्हाट, राइट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन है, जस्ट लिसन टू मी, राइट। अपने मन से आगे मत पढ़ने जाना, शायद ना समझ में आए, जस्ट फॉलो माई क्यू। तो सबसे पहले हमसे कहता है कि जब लिथियम आपका प्रोटॉन कैप्चर करता है, यानी कि आपका ये H11 है, राइट, तो आपको ये बन रहा है हीलियम। और अगर आप बैलेंसिंग से जाए तो आप देख सकते हैं आपको 2 टाइम्स हीलियम बनने वाला है, ठीक है। अच्छा है, अब मास डिफेक्ट कितना होगा? सो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ हीलियम। आप यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको इतना आने वाला है, राइट। तो लेफ्ट साइड आपको ज़्यादा मास है, राइट साइड आपको कम मास है, राइट। एनर्जी रिलीज हुआ होगा। सो एनर्जी रिलीज इन वन रिएक्शन इज हाउ मच? इसको हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको रिलीज हुआ है। ये आपको एनर्जी रिलीज हुआ है एक रिएक्शन में, ठीक है। अब हमें कहता है कि 20 ग्राम्स ऑफ लिथियम है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है आपके पास। सो नंबर ऑफ लिथियम एटम इज हाउ मच? 20 डिवाइडेड बाई 7, 7 इसका एटॉमिक मास है, इनटू एवोगाड्रो नंबर किया तो आपको इतना नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब इतने नंबर ऑफ एटम्स को 17.42 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगा, राइट, इतना है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया है जूल्स में। सो 10⁶ मेगा के लिए आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इतना आ जाएगा। तो ये आपको आ गया टोटल एनर्जी रिलीज इन टर्म्स ऑफ जूल्स। लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोवाट आवर में, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁶ से आपको डिवाइड करना पड़ता है, और ये आपको फिर आपका फाइनल रिजल्ट है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सो आई होप आफ्टर लिसनिंग टू दिस आपको समझ में आ गया कि सवाल सॉल्व हुआ कैसे है, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिस इज नॉट कैलकुलेटिव बेसिकली। सवाल में हमसे कहता है गिवन द मासेस ऑफ वेरियस एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है, इलेक्ट्रॉन का इतना है, दिस इज योर एंटी न्यूट्रिनो, ड्यूट्रॉन का इतना है, राइट, वेयर पी इज प्रोटॉन एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अलाउड बाई मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से क्या है कि आपका रिएक्शन के लेफ्ट साइड का जो टोटल मास है वो ज़्यादा होना चाहिए और राइट साइड कम होना चाहिए। और मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप समझ ही रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन और यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है। आप देख सकते हैं प्रोटॉन का मास इतना है और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट साइड कम मास और राइट साइड ज़्यादा है, राइट, तो ये तो आपका ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें तो N+N इज इक्वल टू ड्यूटेरियम एटम, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सिर्फ ड्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रॉन का मतलब है आपका ड्यूटेरियम एटम का न्यूक्लियस, लेकिन ये ड्यूटेरियम है विच इंक्लूड्स योर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, राइट। लेकिन यहाँ पे मेजर जो आपका प्रॉब्लम है दैट इज योर दिस वन, N+N आपको ड्यूटेरियम तो देने नहीं वाला, N+P आपको देता है ड्यूटेरियम, राइट। एक तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा होगा, सो देयर इज सम मोमेंटम जो कि लेफ्ट साइड आपका था ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी आपका यहाँ पे वैलिड नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड मास है, राइट साइड नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोमेंटम कंजर्वेशन का इशू है, क्योंकि राइट साइड आपका गामा पार्टिकल बन रहा है विच इज गोइंग टू हैव सम मोमेंटम, और लेफ्ट साइड है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सूटेबल वही है, क्योंकि आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है, तो लेफ्ट साइड आपका जो टोटल मास आने वाला है, इफ़ यू डू दी मैथमेटिक्स, वो आपको ज़्यादा आने वाला है। एट द सेम टाइम मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो पाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन बन रहा है अलॉन्ग विद सम गामा पार्टिकल। सो मान लीजिए आपका ये न्यूट्रॉन है, ये आपका गामा पार्टिकल है, तो गामा का मोमेंटम हुआ इधर और इसको एक रिकॉइल मोमेंटम मिलेगा, तो टोटल मोमेंटम जो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड भी टोटल मोमेंटम जीरो, राइट साइड भी जीरो होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड हो जाएगा। सो ए जो है वो आपका पॉसिबल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब हम लोग एंटर कर जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक में, और कुछ सवाल होंगे आपको ड्यूअल नेचर के भी। सवाल में हमसे क्या बोलता है, व्हेन दी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन
falling on a metal is changed from 500 nanometer to 200 nanometer. ठीक है, the maximum kinetic energy of the photoelectrons becomes 3 times larger. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी अगर आपने सही से पढ़ा है, टॉपिक ये आपको बेसिकली इजी सा होता है. सो जो आपको एनर्जी इंसिडेंट होता है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ के लिख रहे हैं. कभी कभी काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टर्म भी यूज़ करते हैं. ठीक है, सो ई इज इक्वल टू 5 प्लस के. अब हमसे क्या बोलता है, ई जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा. आप ध्यान से देखिएगा, एनर्जी जो है अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो आप ये वाला चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. ये भी हमारे नोट्स में है, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ई को हम लोग लिख सकते हैं 1240 डिवाइड बाई आपका वेवलेंथ था 500 इज इक्वल टू और हम ये वाला ही टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए. 5 प्लस के, इक्वेशन नंबर 1. और फिर बोलता है कि अगर आपने वेवलेंथ को 200 कर दिया है तो आपका जो एनर्जी है वो 3 टाइम्स हो जाने वाला है, इक्वेशन नंबर 2. हमसे पूछता है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू. हमें क्लोज आंसर चाहिए, एग्जैक्ट से तो इंटरेस्ट हमें है ही नहीं कभी. 5 चाहिए तो आपको के को रिमूव करना होगा. तो क्यों नहीं हम इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर इस दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 3 इंटू 1240 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 1240 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 35 माइनस 5 विच इज योर 25. एक्सीलेंट, बढ़िया है. अब ये आपका 0 से 0 खत्म, 0 से 0 आपका ये भी खत्म हो जाएगा. सो आप यहाँ पे 124 डिवाइड बाई 10 अगर कॉमन ले लो, सो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 25. सो 2 को अगर हम इससे कट करें तो ये 62 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी योर 62/10 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे एलसीएम 10 आएगा और ये आपको हो जाएगा 1. दिस इज इक्वल टू 5. तो आप देख सकते हैं आपका जो 5 आ रहा है दैट इज 62/100 विच इज नथिंग बट 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्लोजेस्ट आंसर जो है वो 0.61 है. सो इजी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17. हमसे यहाँ पे क्या बोलता है, हमसे कहता है द 2 सोर्स ऑफ लाइट एमिट एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर and visible light of wavelength 500 nanometer respectively. Both these sources emit same power 200 watt. The ratio of the number density of photons of X-rays to the number density of photons of the visible light is what? अब एक फोटोन की एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा. तो अगर n नंबर ऑफ आपका फोटॉन्स होगा तो टोटल एनर्जी के लिए आप n से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें पावर की तो वो हो जाएगा n इंटू ई टोटल एनर्जी अपॉन टाइम t. सो पावर इज इक्वल टू n अपॉन t और e को आप लिख सकते हो यहाँ पे hc अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से आप देखिए n आपका है बेसिकली pt लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू c. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें जो आपका यहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. क्यों, क्योंकि पावर कांस्टेंट है दोनों ही चीज़ के लिए, t आपका सेम रहेगा, h कांस्टेंट है, c आपका कांस्टेंट है. सो n इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, n इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. और हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा है कि सर n1/n2 कितना है. सो दैट इज बेसिकली लैम्डा 1/λ2. पहला में 1 नैनोमीटर है, दूसरा में 500 है. सो आंसर इज 1 और रादर 1/500, ऑप्शन नंबर ए. ठीक, चलिए लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. यह आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V वर्सेस reciprocal of wavelength obtained is shown in the figure as the intensity of incident radiation is increased. ठीक है, समझिएगा, ये आपके पास एक कोई मेटल प्लेट है और यहाँ पे आपको इंसिडेंट लाइट है और यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मान लीजिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना निकल पाए उसके लिए आप रिवर्स डायरेक्शन में एक पोटेंशियल लगाते हो जिसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हो. ठीक है, अच्छा सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपका म्यू है, राइट,
और रादर इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो हम बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जीज hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस तरीके से आप इक्वेशन बनाते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है आपका इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक कर रहा है वो बढ़ेगा पर सेकेंड। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलना चाहता है उसका क्वांटिटी बढ़ेगा पर सेकेंड, राइट। इंटेंसिटी डजंट अफेक्ट योर स्टॉपिंग पोटेंशियल एट ऑल। इवन इस इक्वेशन में भी आप देखिए कहीं पे भी इंटेंसिटी का रोल है ही नहीं। इसी इक्वेशन से इस ग्राफ को बेसिकली आप प्लॉट करते हैं, है ना। इस पूरे इक्वेशन में देयर इज नो रोल ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, अगर हमने लैम्डा को वेरी किया, राइट, और इस इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, तब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप इट्स क्लियर। सो द आंसर इज ग्राफ डज नॉट चेंज। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखें, सवाल में कहता है रेडिएशन विद वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम falls on a metal surface to produce photoelectrons. The electrons are made to enter a uniform magnetic field of 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. If radius of the largest circular path followed by the electron is 10 mm, the work function of the metal is close to what? ठीक है, अच्छा, so energy incident is equal to work function plus kinetic energy. अच्छा, सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई माइनस के। अगर हम बात करें यहाँ पे ई की, तो ई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 124, और हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए। सो 124 जनरली 30 होता है, आप चाहो तो 00 लिख लो। 00 हमने यहाँ पे क्यों लिखा सर, इसके पहले तो आप सिर्फ 1240 लिखे थे, क्योंकि तब डिनोमिनेटर में लैम्डा था आपका नैनोमीटर में। यहाँ पे हमें अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ऊपर एक 0 और डाल दो, और लैम्डा अब आपका होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम ई सॉल्व करेंगे। मेजर प्रॉब्लम आता है के में। के हम सर कैसे सॉल्व करें, वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है आपने उसको डाला है मैग्नेटिक फील्ड में, और रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ, यानी जो रेडियस होगा वो आपको हो जाएगा mv/qb। मूविंग चार्जेस में आपने ये जरूर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस रेडियस को आप और क्या लिख सकते थे, mv को आप लिख सकते थे √2mk लिख सकते हो ना। मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk होता है अपॉन, और q की जगह आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन है ना भाई वो तो। अच्छा, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो k आपको हो रहा है r² e² b² डिवाइडेड बाई 2m। लेकिन ये आपको जूल्स में है, लेकिन हमें भैया जूल्स में तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, जूल्स को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करते हो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से। सो बेसिकली यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो r² e b² डिवाइडेड बाई 2m, तो यह आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर निकल के आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो। रेडियस आपको 10 mm है, रेडियस 10 mm है, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर्स है, तो उसका स्क्वायर किया तो 10⁻⁻4। इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁻4, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻31 पकड़ लो। सो 9 से 9 आपका खत्म हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा कितना, 0.8, राइट। न्यूमरेटर में -4 -19 यानी कि -23 और -23, ठीक है ना, हाँ। और यहाँ पे आपका कितना है, -16 है, राइट। सो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज योर 0.8, राइट, मल्टीप्लाइड बाई नहीं कुछ तो पंगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर करना था ना। सो 9 × 10⁻16 नहीं, -8 होना चाहिए, यही पंगा फंस रहा था। दिस इज योर -8। अब ठीक हो जाएगा ना, -4 23 और ये हो गया आपका 31। अब इसका मतलब ये पूरा उड़ा दो नीचे से। सो दिस इज सिंपल 0.8, दिस इज योर सिंपली 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो k की वैल्यू हमको पता चल गई। अब यहाँ पे पुट करो। सो फाई इज इक्वल टू 12400, लैम्डा की वैल्यू है 6561 -0.8, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना
सो 1240 डिवाइड बाई 6561 जो है ना, ये वैल्यू आपको 2 से थोड़ी सी छोटी आने वाली है, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.9 आएगी। तो ये आपको आंसर आएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12400 डिवाइड बाई 6561 आपको 2 से थोड़ी सी छोटी होगी, आप इसको रफली सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर विच वन, ये हो गया ना, 19 अपना हो गया है, 20। सो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, द मास ऑफ पार्टिकल इज क्लोज टू व्हाट। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको होता है h/mv। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लैम्डा ऑफ पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इससे प्रोटॉन मत समझना। अच्छा, सो लैम्डा ऑफ p अपॉन लैम्डा ऑफ e हमें दिया हुआ है क्या, द रेशियो ऑफ, सॉरी हमें रेशियो ही दे रखा है, हमें बोलता है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। सो दिस वैल्यू इज 1.878 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो 9.1 इंटू 10 to the power -31 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई मास ऑफ दिस इज पार्टिकल, वो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है, राइट। वी बाई वी पी हमें कहता है पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। सो वी पी आपको हो जाएगा 5 टाइम्स वी ई, यानी ये आपको इवेंचुअली 1/5 बचने वाला है। ठीक है, सो यहाँ से आप देखिए ये आपको हो जाएगा एम पी इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 to the power -31 डिवाइडेड बाई 1.878 multiplied by 10 to the power -4 multiplied by 5. This is 9.1 divided by 1.878 multiplied by 5 multiplied by 10 to the power -27. ठीक है, और अगर यहाँ को हम 91 लिख दे तो ये आपको हो जाएगा 10 to the power -28 डिवाइड बाई 1.878 multiplied by 5, राइट। अब 91 बाई इतना जब आप करोगे तो आपको 9.7 के अप्रॉक्स आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, जो आपका ये वाला डिनोमिनेटर है वो आपको 9 से ज़्यादा है, राइट। सो 91 डिवाइड बाई दैट क्वांटिटी आपको 9.4 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है, तो आप वैसे भी इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते थे, और कोई भी ऑप्शन फिर इसके आसपास है ही नहीं। अगर यहाँ पे 9.1 है भी तो ये -31 था, तो ईजिली इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, एन इलेक्ट्रॉन, a doubly ionized helium and a proton have the same kinetic energy. The relation between the de Broglie wavelength is what? So de Broglie wavelength is h/mv, लेकिन हमें kinetic energy के terms में फॉर्मूला चाहिए। So lambda is equal to h upon, इसे हम लिख सकते हो √2mk। अब हमसे सवाल में कहता है कि k जो है भैया वो सबके लिए सेम है, यानी de Broglie wavelength is simply inversely proportional to √m। अब बात आता है मास पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ आपका जो हीलियम प्लस है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे कम आपको होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका उल्टा ऑर्डर होगा आपका वेवलेंथ का, यानी वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का, और सबसे कम डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा आपका हीलियम प्लस का, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22. An electron and a photon have the same energy E in the range of few electron volt. ठीक है, the ratio of de Broglie wavelength associated with the electron and the wavelength of photon is what? इलेक्ट्रॉन की जहां तक बात है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/mv, लेकिन हमें mv के टर्म्स में तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए √2mk, लेकिन हमें यहाँ पे k की जगह e दे रखा है इक्वेशन में कि भैया काइनेटिक एनर्जी को e ले लो। ठीक है, तो ले लेते हैं, e हो गया इक्वेशन नंबर 1। जहाँ तक बात फोटोन की है, जहाँ तक बात आपका फोटोन का है ना, तो फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आपका सिंपली h/what आप लिखते हो ना, एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, hc/λ, तो लैम्डा हो जाएगा hc/e। दिस इज सिंपली योर
hc/e। खत्म। आपको इन दोनों को डिवाइड करना होगा। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, सो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी एच इज इक्वल टू हाउ मच? सो h डिवाइडेड बाई 2me होल डिवाइड बाई hc डिवाइड बाई कैपिटल E। तो आपका h से जो h है वो खत्म हो जाने वाला। सो दिस इज योर 1/c अंडर रूट ऑफ E डिवाइडेड बाई 2m, एंड दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर डी एज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 23, a particle moving with a kinetic energy E has a de Broglie wavelength lambda, so lambda is equal to h upon mv, और mv की जगह अंडर रूट 2mk लिखते हो, so 2me लिख देंगे। If energy delta E is added to its energy, the wavelength becomes lambda by 2। तो अब वेवलेंथ हमसे कहता है कि भैया हो गया lambda by 2 if energy added is डेल्टा ई। सो ई प्लस डेल्टा ई जब हो गया है तो सिचुएशन यानी कि माहौल जो है वो कुछ ऐसा है, तो हमसे डेल्टा ई की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये आपको 1/2 है, लैम्डा की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। दिस इज योर h डिवाइडेड बाई 2me इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2me प्लस डेल्टा ई। और इस चीज़ को आपको बस सॉल्व करना है, तो h से h आपका ख़त्म हो जाएगा, 2m से आपका 2m भी जो है ख़त्म हो जाएगा। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी कर लीजिए बोथ साइड्स, तो ये आपको हो रहा है 2e प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू, और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू ई आ जाएगा, सो 4 इंटू ई। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नहीं, कुछ फिर से कुछ पंगा कर दिया। यहाँ पे तो हमने 2m को कट किया था, तो ये 2 नहीं आने वाला है, और ये ठीक है, अब बढ़िया है। तो ये आपको कितना आ रहा है? डेल्टा ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सवाल में हमसे क्या बोलता है? व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल ए, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इक्वेशन जो हम लोग यूज करने वाले दैट इज E इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो हमसे कहता है कि एनर्जी इंसिडेंट है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन फाई ए है क्योंकि मटेरियल ए है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज TA। इक्वेशन नंबर 1। और हमें कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा ए इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv की जगह लिखेंगे 2m इंटू एनर्जी विच इज समथिंग TA। यूज है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, अभी लिख दिया है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बाय द फोटोन ऑफ एनर्जी 4.5 ऑन अनदर मेटल B। सो ये 5B मान लेते हैं, प्लस द एनर्जी लिबरेटेड इज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज TB। ठीक है, और TB भी हमको दे रखा है इक्वेशन में कि भैया जो TB है ना उसकी वैल्यू है TA माइनस 1.5। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लैम्डा B, और लैम्डा B का लैम्डा A के साथ रिलेशन भी दिया हुआ है, तो ये देखिए इंटरेस्टिंग हो गया है। लैम्डा B हमको बोलता है 2 टाइम्स लैम्डा A है। अगर आप ध्यान से देखिए तो लैम्डा B है कितना, वो आपको हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m TB इज इक्वल टू, ये आपको है 2 टाइम्स h अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2m TA। अगर आप ध्यान से देखिए तो h और h खत्म हो जाएगा, 2m और 2m भी खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे, सो TA इज इक्वल टू 4 टाइम्स TB। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, हमें TB की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें 5B सॉल्व करना है। सो TB इज इक्वल टू, TA की जगह आप यहाँ पे 4 TB इस्तेमाल करेंगे माइनस 1.5, तो आपका यहाँ से जो TB है ना वो निकल के आ रहा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बस इसको यहाँ पे आप प्लग इन कीजिए तो आपको जो 5B है वो आएगा 4.5 माइनस 0.5 विच इज़ योर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एन इलेक्ट्रॉन of mass m and magnitude of charge is
E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. यानी उस इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज फोर्स अपॉन मास. ठीक है, यहाँ पे मॉड बाद में लगा देंगे. और इनिशियल स्पीड उसका 0 था, यानी किसी भी टाइम पे जो उसका वेलोसिटी होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ई ई टी अपॉन एम. बढ़िया है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स एज वाज व्हाट, राइट. तो ये जो सेंटेंस है ये बस यही दिखाने के लिए कि जो अपना जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, राइट. स्पीड के वजह से जो उसका मास में चेंज आता है उसको इग्नोर करना है. अच्छा, सो लैम्डा आपका होता है h बाई एम वी. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, h अपॉन एम वी के जगह v के जगह आप लिखोगे यहाँ पे ई ई टी डिवाइड बाई एम, राइट. तो m से m आपका समाप्त हो गया है. सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ई ई टी. लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया है डी लैम्डा बाई डी टी. तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपको निकल के आएगा माइनस एच ई ई टी स्क्वायर. और क्योंकि हमें सवाल में मॉड दिया हुआ था तो मॉड भी यहाँ पे चिपका दो एंड दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अच्छा, अज्यूमिंग the nitrogen molecule is moving with RMS velocity at 400 Kelvin, the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to what? एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो हमें दिया हुआ है इतना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है. अब अगर आपको कुछ डेटा देता है यानी कि सवाल आपसे वही डेटा यूज करवाना चाहता है. अच्छा है, हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा यानी h अपॉन एम वी, और v की जगह हम यूज करेंगे RMS का. सो Vm RMS वेलोसिटी आपको होता है 3RT बाई m इज योर मॉलिक्यूलर मास. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे. गैस कांस्टेंट आपको होता है दिस योर एवोगाड्रो नंबर, राइट. एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो अगर हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपका जो V है वो देखिए कितना हो जाएगा, 3NaKT अपॉन m, राइट. अच्छा, और अगर हम इस एवोगाड्रो नंबर को नीचे ले जाए सो 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, सो मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर. एंड मास दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा. दिस इज मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, राइट. ये 1 मोल का मास होता है, कैपिटल M, ये 1 मोल का मास है, राइट. तो ये आपको हो जाएगा 3kT मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई स्मॉल m, स्मॉल m इज दी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. तो हम इस पूरे चीज़ को इस तरीके से लिख सकते थे. सो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई स्मॉल m अंडर रूट 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इस तरीके से. सो यहाँ पे आपका h अपॉन अंडर रूट में आपको आ जाएगा 3m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. एंड नाउ यू हैव ऑल द वैल्यू, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट्स. h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई m आपको दे रखा है विच इज़ योर 4.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, right, multiplied by Boltzmann constant which is your 1.38 into 10 to the power minus 23 multiplied by temperature in Kelvin which is your 400 Kelvin, right. You just need to solve this. और ये जो लैम्डा है वो आपको आएगा मीटर में, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा एंगस्ट्रॉम में, एंड while you do that you will get option number B as the correct answer. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. सवाल में हमसे कहता है पार्टिकल A ऑफ मास m/2 मूविंग अलॉन्ग द x एक्सिस. तो सबसे पहले तो भैया एक एक्सिस बना लेते हैं, ये आपका हो गया x एक्सिस. अच्छा, तो आपके पास बेसिकली एक पार्टिकल A है जिसका मास m/2 है, मूविंग अलॉन्ग द x एक्सिस विथ वेलोसिटी v0, कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल B एट रेस्ट हैविंग मास m/3. सो बेसिकली ये जो सवाल है वो आपको एक नॉर्मल कोलिजन का सवाल है, लेकिन यहाँ पे आई गेस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को भी मिक्स किया जाएगा. ये आपको है ma, इसका वेलोसिटी शुरुआत में है v0, mb शुरुआत में आपको रेस्ट पे है. आफ्टर कोलिजन ma का कुछ वेलोसिटी हो जाएगा v1
और ये जो आपका एम बी है उसका वेलोसिटी हो जाएगा v2, ठीक है। इफ बोथ द पार्टिकल्स मूव अलोंग द एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन, द चेंज delta lambda in de Broglie wavelength of particle A in terms of its de Broglie wavelength lambda naught। तो शुरुआत में पार्टिकल A का de Broglie wavelength कहता है lambda naught, which is nothing but h upon mv। पार्टिकल A का मास है m/2, सो m/2 और वेलोसिटी था v0। तो lambda naught हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब चेंज निकालने के लिए हमको पता करना होगा कि v1 की वैल्यू क्या है। अब आपको नॉर्मल कोलिजन यहाँ पे लगाना होगा, जहाँ पे ma आपको m/2 दे रखा है और mb आपको m/3 दे रखा है। तो एक इक्वेशन आप यहाँ पे लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। तो वो आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा m/2 इंटू v0 इज इक्वल टू, बाद में जो आपका मोमेंटम है दैट इज योर m/2 इंटू v1 प्लस m/3 इंटू v2। तो m तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है और दोनों तरफ अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको हो जाएगा 3v0 इज इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 1। और एक हम यूज़ करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, e इज इक्वल टू 1, राइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो v0 ही है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब हम लोग इंटरेस्टेड है v1 में, हमें v2 से कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि 2v2 और 2v2 खत्म हो जाए। तो ये आपको हो जाएगा 3v0 माइनस 2v0 इज इक्वल टू 3v1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2v1। तो यहाँ से आपका जो v1 है वो आपका आ रहा है v0/5, यानी कि अब जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होने वाला है, राइट, जो आपका अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा दैट इज h अपॉन mv। ऑब्वियसली m आपको हो जाएगा m/2, तो ये तो ऊपर भेज दिया हमने, और वेलोसिटी आपको है अब v0/5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है वो आपको लैम्डा नॉट के बराबर है, सो दिस इज नथिंग बट योर 5 लैम्डा नॉट। लेकिन हमसे फाइनल नहीं पूछा, हमसे तो चेंज पूछा है। चेंज कितना हो जाएगा 5 लैम्डा नॉट और शुरुआत में सिर्फ लैम्डा नॉट है, सो दिस इज योर 4 लैम्डा नॉट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एन इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 i cap plus v0 j cap is in an electric field E is equal to minus E0 k cap। तो भैया जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग है, z एक्सिस के लॉन्ग उसका वेलोसिटी 0 था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो z एक्सिस में है, ठीक है, नेगेटिव z एक्सिस में है। इफ लैम्डा नॉट इज इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो सबसे पहले तो ये करो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h/mv। तो हमसे कहता है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल वाला, सो h अपॉन m। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका निकालिए रिजल्टेंट, यानी कि v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर का अंडर रूट 2 v0, ये आपको हो जाएगा √2 v0। तो ये आपको लैम्डा नॉट के बराबर है, ठीक है। अब किसी जनरल टाइम t पे हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है, बढ़िया है। तो किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी तो लिखना पड़ेगा ना, है ना। तो z कंपोनेंट में वेलोसिटी आएगा, ठीक है। डायरेक्शन में हमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें अंत में तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो पार्टिकल पे, उस इलेक्ट्रॉन पे जो z एक्सिस पे एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सो फोर्स अपॉन मास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अपॉन मास। तो किसी भी टाइम t पे z एक्सिस में जो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि uz तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी z में कुछ था ही नहीं, सो e0 t/m। यानी कि किसी भी टाइम t में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये दोनों तो अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये आपको हो जाएगा v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, यानी कि e स्क्वायर e0 स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, ये आपका है 2v0²। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, हम 2v0², हम √2v0² को ही बाहर निकाल रहे हैं, सो √2v0², तो इसे हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपको हो जाएगा √1 प्लस e² e0² t² डिवाइडेड बाई 2v0² m²। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ दोबारा से आ जाएगा। यानी कि किसी भी जनरल टाइम टी पे जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा दैट इज इक्वल टू h/mv, और v की वैल्यू इतनी है। ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये आपको इतना है, तो v की वैल्यू कितनी है, इतना, राइट। और ब्रैकेट में आपको √1 प्लस e² कैपिटल e0² t² डिवाइडेड बाई दिस इज योर 2v0² m²। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ क्या है, यही आपको लैम्डा नॉट के बराबर है, यानी इसे आप लैम्डा नॉट से रिप्लेस करोगे और नीचे में यही वाली टर्म को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मैच हो रहा है, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है एकदम। चलिए लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सवाल में हमसे कहता है द सरफेस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड ऑल्टरनेटली विथ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी दिस, राइट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट and this respectively. The ratio of maximum speeds of the photoelectrons emitted in the two cases is 2. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है phi plus k। ठीक है, राइट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो E माइनस phi आपको हो जाएगा k। अब पहला इक्वेशन क्या है, E1 यानी कि 4 माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू k1, और दूसरा कितना है 2.5, सो 2.5 माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू k2। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे तो 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 5 इज इक्वल टू k1 बाई k2। क्या हमें k1 बाई k2 दिया है, ध्यान से देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन द टू केसेस इज 2। हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, सो ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपको है 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 5, काइनेटिक एनर्जी आपको होता है हाफ mv², राइट। तो आपका हाफ m तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये आपको आने वाला है v1 बाई v2 का होल स्क्वायर, और हमें यही वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, सो दिस इज योर 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज योर 2 का स्क्वायर विच इज योर 4। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इज 10 माइनस 4 5, राइट, दिस इज योर 4 5, हाँ 4 5। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, माइनस 4 5 को उधर लेके आओगे तो 4 5 माइनस 5 विच इज योर 3 5, और 10 माइनस 4 आपको 6 हो जाएगा, सो 5 की वैल्यू आपको आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सवाल में हमसे कहता है वन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ मेटालिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v। तो हमसे कहता है कि hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप लिखो, यहाँ पे लिखते हो E इंटू वी के हिसाब से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, अब हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, अब आपको कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज बिकम v बाई 4, सो E इंटू वी बाई 4 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस इज n लैम्डा, तो n की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। सो बेसिकली ये वर्क फंक्शन से ही है, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट hc डिवाइड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड नाम से सही समझ में आता है कि इतना वेवलेंथ तो कम से कम होना चाहिए ताकि आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हो सके, जस्ट फ्री हो सके। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमें वर्क फंक्शन तो सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ पे EV नहीं चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, सो hc बाई लैम्डा को कॉमन लिया, सो 1 माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 5, राइट। बाकी EV तो आपका कट जाना है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर माइनस hc डिवाइड बाई 3 लैम्डा इज इक्वल टू
-35, ऑब्वियसली माइनस माइनस आपका जो है वो प्लस हो जाने वाला है. सो दिस इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू एंड फाई इज नथिंग बट दिस इज योर hc डिवाइड बाई लैम्डा th थ्रेश होल्ड. सो hc से आपका hc खत्म हो जाने वाला है. सो द थ्रेश होल्ड वेवलेंथ इज नथिंग बट योर 9 इंटू लैम्डा. अच्छे से लिख देते हैं 9 इंटू लैम्डा. और n की वैल्यू पूछ रहा है. सो n की वैल्यू हो जाएगी आपको 9. ठीक. ओके, लेट्स सी द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. क्वाइट अ लॉन्ग सेशन, काफी सारे सवाल और इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल सब है. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी दिस मच, ध्यान से देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ दिस मच. इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ 1 in 10 to the power 3 photons ejects an electron, यानी जब 1000 फोटोन सरफेस से टकराता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकेंड इज 10 to the power x. राइट, तो हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी जा रही है. अच्छा, तो अगर आप सबसे पहले जो हमें यहाँ पे चीज़ समझना है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है. राइट, और ये एरिया हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इस एरिया पे आपको रेज जो है वो इंसिडेंट होंगे. इस वाले एरिया पे आपको रेज इंसिडेंट है जिसकी इंटेंसिटी हमको दे रखी है 6.4 इंटू 10 to the power -5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द टोटल पावर इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस? पावर इज व्हाट, ये आपको हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, है ना. सो पावर इज इक्वल टू, इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपको 6.4 इंटू 10 to the power -5 वॉट ही बचने वाला है. एंड दिस इज नथिंग बट योर जूल्स पर सेकेंड, यानी इतना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है प्रति सेकेंड. इन 1 सेकेंड इतना एनर्जी है. अगर ऐसे आप समझिए, ऐसे 1 सेकेंड में आपको जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है दिस इज 6.4 इंटू 10 to the power -5. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो रहा है? एनर्जी अपॉन दिस एनर्जी अपॉन दिस एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, hc बाई लैम्डा. व्हाट इज hc? हमें यहाँ पे पहले इसको लिखो hc बाई लैम्डा. देखिएगा एक सेकेंड, हमें यहाँ पे hc की ही वैल्यू दे रखी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा हमें यहाँ पे दे रखा है 310 नैनोमीटर. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे hc बाई लैम्डा को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपको हो रहा है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नैनोमीटर भी यहाँ पे है, नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा इज योर 310 नैनोमीटर. ठीक है, तो नैनोमीटर तो आपका यूनिट्स कट जाएगा और ये आपको होने वाला है 4. सो दिस इज योर बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट, दिस इज योर 6.4 इंटू 10 to the power -5 डिवाइड बाई 4, और ये आपको हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में आपको जूल्स में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कन्वर्ट कीजिए. सो 10 to the power -19. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको पूरा खत्म है, ऊपर जाएगा. सो ये हो जाएगा आपको 10 to the power 14. तो इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है. राइट, और हर 1000 फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. सो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपको निकलेगा? 10 to the power 14 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3, दैट इज योर 10 to the power 11. राइट, तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू 11 हो जाएगी. क्लियर है? आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया. काफ़ी अच्छा सवाल है ये वाला भी. नाउ लेट अस द लास्ट क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपको ब्रैग्स लॉ के ऊपर बेस्ड है. सवाल में हमसे कहता है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी E स्कैटर्स फ्रॉम अ टारगेट हैविंग एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एटॉमिक स्पेसिंग हम लोग डिनोट कर रहे हैं फिगर में. ठीक है, आपने डेफिनेटली ब्रैग्स लॉ में ये फिगर को ज़रूर से देखा होगा. राइट, इसे थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं. वी नीड सम मोर स्पेस, ऐसा. ठीक है, हमसे सवाल में क्या कहता है? द फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. राइट,
तो आपको यहाँ पे एक इंसिडेंट इस तरीके से स्कैटर हो रहा है, अगेन इधर इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ये स्कैटर्ड है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमें दे रखा है विच इज़ द स्पेसिंग विच इज़ डी, जो आपका इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो हमको 1 एंगस्ट्रॉम, ये वाला चीज़ डी दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, यहाँ पे ऐसा बनाया तो ये एंगल आपको थीटा अगर है, समझिएगा ये एंगल भी आपको थीटा होने वाला है, दिस इज ऑल्सो योर थीटा। ये थीटा हमें 60 डिग्री सवाल में दिया हुआ है। अब जब ये स्कैटर होके दोनों रे आपस में इंटरफियर करेंगे तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर योर मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अच्छा, तो अगर पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे पाथ डिफरेंस की, सो यहाँ से हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया है, राइट। So this is the extra path, this is the extra path traveled by the lower electron beam, this is the extra path। तो हमें ये वाली पाथ चाहिए होंगी। ये थीटा है अगर, तो ये भी एंगल आपको जो है वो थीटा ही होगा। बाय ज्योमेट्री आप देख सकते हैं ये भी एंगल आपको थीटा होगा, राइट। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉ करें, ऐसा है, फिर ये इस तरीके से है, फिर ये आपको इस तरीके से है। हमें क्वेश्चन में ये वाली चीज़ डी दे रखा है, हमें ये क्वेश्चन में थीटा दे रखा है, आपको ये चीज़ चाहिए, दिस इज नथिंग बट डी साइन थीटा। तो यहाँ पे भी डी साइन थीटा है, सो द टोटल पाथ डिफरेंस इज 2d साइन थीटा। और क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो n की वैल्यू 1, यानी कि ये आपको लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, e की वैल्यू पूछ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। दिस इज योर h बाई एम वी, और एम वी की जगह हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 2m इंटू एनर्जी विच इज योर E, ठीक है। हमसे सवाल में E पूछा गया है ना, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी E, तो हमसे E पूछ रहा है, और दैट टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वो तो बाद में देखेंगे। सो आप इसको जब स्क्वायर करोगे, सो 2me is equal to h square divided by 4d square sin square theta, राइट। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका जो E है उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2m। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको h की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। आपको h पता है, हाँ पता है। d आपको पता है, हाँ पता है सर, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। d की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम में, यानी 10⁻⁻10 पुट करोगे। साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री आपको पता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। ये एनर्जी जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा जूल्स में, ये आपको आएगा जूल्स में। आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी करोगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट आंसर एज 50.47, राइट। और यही आंसर आपको मेंशन भी ऑफिशियल आंसर की में, right? So that's the entire your JEE main 2020 मॉडर्न फिजिक्स। लंबा सेशन, लेकिन बहुत सारा सवाल हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। उम्मीद करते हैं आपको सही लगा है, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट चैनल पे है रिगार्डिंग फिजिक्स, जो कि आपके JEE मेन या फिर एडवांस के सपने को पूरा करने में हेल्प करता है। चलिए लाइक कीजिएगा वीडियो को टू सपोर्ट इट। वी शैल बी मीटिंग इन मोर सच वीडियो। सब तक टेक केयर एंड बाय बाय।